जैसे उन्हें भी ये सब देखना और महसूस करना हो। आयशा के लिए ये पहली बार था जब उसने इतनी सारी आत्माएं एक साथ देखी। दिल में डर तो बहुत था, लेकिन वो बस अपने चेहरे पर शांत रहने वाली एक्टिंग करती रही ताकि कोई कुछ समझ न सके। क्लास शुरू हुई। फरहान सर ने सबा का नाम लेकर उसे बुलाया और पूरे क्लास की लड़कियों में हल्की जलन फैल गई। सब हंसते हुए कहने लगी, सर हमारा नाम भी याद रखिए। पर आयशा का ध्यान कहीं और था। वो देख रही थी कि काला भूत सबा को टकटकी लगाकर घूर रहा है। उसमें भी ईर्ष्या थी और उसी ईर्ष्या की वजह से सबा को अचानक थकान, कमजोरी और भूख लगने लगी। असल में भूत उसकी ऊर्जा खींच रहा था। धीरे धीरे सबा का चेहरा पीला और कमजोर पड़ता गया। जब क्लास ने ग्रुप फोटो ली, आयशा ने साफ देखा सबा का आधा शरीर अब उस आत्मा के कब्जे में था, लेकिन वो सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। डर था कि सबा इसे सहन ही न कर पाए। उसका दिल भारी हो गया। अपने दोस्त को ऐसे टूटते हुए देखना उसे अंदर से चुभ रहा था। उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर सबा को फिर से उसी मंदिर शाइन में ले गई। उम्मीद थी कि शायद इस बार कुछ फर्क पड़े। सबा ने दोबारा मन से दुआ की, लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। मंदिर की रक्षा अब सबा पर असर नहीं कर रही थी और आयशा के दिल में एक ठंडी सी बेचैनी उतर गई। अब मदद की कोई आसान राह नहीं बची थी। स्थिति और भी खराब हो गई थी। सबा का स्वभाव अचानक बेहद चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया। वो अब आयशा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने तो गुस्से में आयशा को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। घर लौटकर आयशा बिस्तर पर चेहरा छुपाकर लेट गई। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्त को इस हालत से कैसे बचाए। उसी समय उसकी नजर के सामने वही छोटा भूत फिर प्रकट हो गया। आयशा का दिल एकदम सिकुड़ गया। उसने जल्दी से फोन उठा लिया। ऐसा जताने लगी जैसे वो बहुत बिजी है, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थी और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। अगली सुबह उसे याद आया कि सबा को हाल ही में हमेशा बहुत भूख लगती थी, तो उसने उसके लिए कई तरह का खाना बनाकर टिफिन में भर लिया। खुशबू सूंघकर उसका पिता भी आ गया, लेकिन आयशा इतनी परेशान थी कि वो उससे बात करने का मन भी नहीं बना पाई। स्कूल पहुंचने के बाद आयशा ने काफी देर तक सबा को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। फरहान सर ने बताया कि सबा की तबीयत बहुत खराब है और वो कुछ दिनों के लिए घर पर आराम कर रही है। आयशा का दिल घबरा गया। उसने तुरंत सबा की माँ को फोन किया। तभी उसे पता चला सबा की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। आयशा समझ गई कि ये सब उसी काले आत्मा की वजह से हो रहा है। वो दौड़कर अरीबा के पास गई, जो भूत भगाने के तरीकों की जानकारी रखती थी। इस बार आयशा ने सच बोल दिया कि वो आत्माओं को देख सकती है। अरीबा ने स्थिति समझते हुए कहा, सबा ऐसी इंसान है जिसे आत्माएं बहुत जल्दी आकर्षित करती है। जैसे रात में स्ट्रीट लाइट की तरफ कीड़े खींचते हैं, वैसे ही उसकी जीवन ऊर्जा बहुत गहरी है और भूतों को यही ऊर्जा सबसे ज्यादा पसंद होती है। उसने आगे बताया, सबसे बड़ी दिक्कत यह है, सबा जितना ज्यादा खाती है वो आत्मा उतनी ही उसकी ऊर्जा खींचती जाती है। कहानी की तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। सबा के शरीर में मौजूद जीवन ऊर्जा जितनी बढ़ती जाती, वो उतना ही ज्यादा भूतों को अपनी तरफ खींचती थी। यानी उसकी हालत धीरे धीरे खुद और खराब हो रही थी। आयशा, अरीबा और फद ने मिलकर दूर से फरहान सर को देखने का फैसला किया। फद ने बताया कि उनके पीछे लगे हुए उस काले साए की ताकत साधारण नहीं है। अरीबा ने आंखें बंद करके उस आत्मा की प्रकृति को महसूस करने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, ये भूत नहीं, जीव आत्मा है। यानी वो महिला जो कभी फरहान से बहुत जुड़ी थी, जिसे उसने ठुकरा दिया या छोड़ दिया। उसकी ईर्ष्या, दर्द और लगाव सालों में एक रूप बनकर इसी दुनिया में अटक गया है, इसलिए वो हमेशा उसके पीछे रहती है। और सबसे खतरनाक बात, अगर कोई भी लड़की फरहान के करीब आए तो ये जीव आत्मा उसे तकलीफ देने लगती है। अरीबा ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो जीव आत्मा को उसके स्थान पर वापस भेज सकता था। उसने आयशा से कहा, इसे चुपचाप फरहान के कपड़ों पर लगा देना। आयशा ने हिम्मत करके ऐसा किया। अरीबा ने हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उस जीव आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरफ फरहान की पीठ से चिपकी रही। तीनों एक दूसरे को देखकर चुप रह गए। स्थिति अब और मुश्किल हो चुकी थी। उस रात आयशा ने सबा की माँ को दोबारा फोन किया, लेकिन जवाब पहले से भी बुरा था। सबा अभी तक बेहोश थी और हालत गंभीर। उसी अस्पताल में रेहाना मैम, क्लास टीचर भी थी और खबर मिलते ही वो सबा को देखने पहुंची। आयशा ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। कुछ देर चुप रहने के बाद रेहाना मैम ने कहा, मैं और फरहान बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उसकी माँ हमेशा उस पर बहुत सख्त थी। उसे कभी खुलकर महसूस करने या बोलने नहीं दिया। उनके शब्दों में समझ, थोड़ी बेबसी और एक बहुत पुराना दर्द छिपा था। और आयशा को पहली बार लगा ये कहानी सिर्फ भूत और जिन की नहीं, किसी के दबे हुए दिल और पुराने घावों की भी है। इतना ही नहीं, फरहान के बचपन में उसकी माँ उसे डांस, म्यूजिक, मजा कुछ भी देखने नहीं देती थी। वो हमेशा कहती थी, तुम्हें अपने बाप जैसा नहीं बनना है। यहीं पर फद को सच्चाई समझ आई। फरहान के पीछे लगी वही काली आत्मा असल में उसकी माँ ही थी। लेकिन रेहाना मैम ने एक सवाल उठाया, अगर ये उसकी माँ है तो फिर ये साधारण आत्मा नहीं है, क्योंकि उसकी माँ तो कई साल पहले ही गुजर चुकी है। तभी फद को असली बात समझ आई। फरहान की माँ जीते जी बहुत ज्यादा नियंत्रण करने वाली थी। वो उसके जीवन पर पूरा अधिकार चाहती थी और मरने के बाद भी वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। इसलिए उसकी आत्मा अब जीवात्मा नहीं बल्कि एक जकड़ी हुई बन चुकी थी और सबा की ऊर्जा को वो इसलिए सोख रही थी ताकि खुद और मजबूत रह सके और हमेशा फरहान के पास बनी रहे। अब सबा को बचाने का एक ही रास्ता था, उस आत्मा को फरहान से पूरी तरह अलग करना। अरीबा तुरंत कुछ करने को आगे बढ़ी, लेकिन फद ने उसे रोक लिया। ये साधारण जीवात्मा नहीं है, इसे हटाने के लिए ऊपर वाली शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। आयशा ने याद किया, जब उसने पहली बार मंदिर पर प्रार्थना की थी तब सबा की स्थिति बेहतर हुई थी, लेकिन दूसरी बार जाने पर कोई असर नहीं हुआ। फद ने समय पूछा, पहली बार दिन में, दूसरी बार रात में। फद ने सिर हिलाया और बोला, तो बात साफ है। सूरज ढलने के बाद मंदिर के देवता विश्राम में चले जाते हैं, इसलिए रात को प्रार्थना का असर नहीं हुआ। वो आधा मजाक आधा सच की टोन में बोला, देवता भी भाई 9 से 6 की नौकरी करते हैं, लेकिन उनके लिए बात मजाक
मजाक नहीं बल्कि उम्मीद थी, क्योंकि अब उन्हें पता था सबा को बचाने के लिए दोपहर में ही मंदिर जाना होगा। इस वक्त सूरज डूबने ही वाला था और अगर मंदिर पहुंचना देर से हुआ तो देवताओं की शक्ति काम नहीं करेगी, इसलिए समय बहुत कम था। आयशा ने तुरंत एक तरीका सोचा। उसने भूतिया घर की सजावट में थोड़ा सा नुकसान कर दिया। फिर फरहान सर के पास गई और बोली, सर कुछ सामान फिर से खरीदना पड़ेगा, क्या आप मुझे जल्दी बाजार छोड़ देंगे, वरना तैयारी रुक जाएगी। फरहान ने बिना शक किए हाँ कर दी। रेहाना मैम अकेली बैठी थी। वो अतीत की बातों में खो गई। उन्हें याद आया बचपन में उन्होंने एक बार फरहान की माँ का वो डरावना चेहरा देखा था जिसमें टूटे हुए भरोसे और पागलपन की झलक थी। फरहान के पिता ने जब उन्हें छोड़ दिया तो उनका दिल पूरी तरह बिखर गया। इसके बाद उन्होंने फरहान को ही अपनी सारी जिंदगी बना लिया था। वो उसे कभी भी किसी से बांटना नहीं चाहती थी। इधर आयशा ने काफी कोशिश और नरमी से बातें करते हुए आखिरकार फरहान को मंदिर तक ले ही आई। लेकिन जैसे ही दोनों मंदिर के पास पहुंचे, फरहान की माँ की आत्मा अचानक बेचैन हो गई। उसने हवा में सरसराहट की तरह फुसफुसाया, मत ले जाओ, मत छीनो उसे, वो सिर्फ मेरा है। और उसकी मौजूदगी भारी, ठंडी और गहरी नफरत की तरह आयशा के चारों ओर लिपटने लगी। आयशा का गला सूख गया, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब सबा की जान इसी पर टिकी हुई थी। उसी निर्णायक पल में अरीबा ठीक समय पर वहाँ पहुँच गई। वो दौड़ते हुए आई और एक तेज धक्का देकर फरहान को मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर ले गई। इस धक्के से फरहान और उसकी माँ की आत्मा के बीच का बंधन टूट गया। अरीबा ने तुरंत कहा, आयशा फरहान को यहाँ से बाहर ले जा, जल्दी। वो खुद मंदिर में रुककर उस आत्मा का सामना करने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड वो जोर से जमीन पर गिरा दी गई। फरहान की माँ की आत्मा अब और भी उग्र हो चुकी थी। आयशा घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसी दौरान फरहान की माँ की आत्मा बहुत भारी धीमे कदमों के साथ मंदिर के भीतर दाखिल होने लगी। वो सब जानती थी कि अंदर जाते ही देवता की शक्ति उसे शुद्ध कर देगी और उसका अस्तित्व मिट जाएगा। फिर भी वो अपने बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके लिए फरहान उसका सब कुछ था। जैसे ही वो मंडप के केंद्र में पहुंची, देवताओं की शक्ति ने उसकी आत्मा को जलाकर शुद्ध करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका रूप मानवीय हो गया। एक माँ, आंखों में आंसू पर चेहरे पर वही कसकर पकड़ने वाला प्यार। वो फरहान को देखते हुए बोली, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा, किसी और की नहीं सुननी, सिर्फ मेरी। उसकी आवाज ममता और दमघुंटू नियंत्रण का मिश्रण थी। फरहान फिर से बचपन वाली घुटन महसूस करने लगा। तभी आयशा ने आहिस्ता से आसमान की ओर इशारा किया, उधर देखो, कबूतर उड़ रहे हैं, गहरी सांस लो, मजबूत बनो, पीछे मत मुड़ना, कभी मत। फरहान ने सिर उठाया, आंखें बंद की और अपनी माँ की पकड़ को छोड़ दिया और उसी पल उसकी माँ की आत्मा धुए और राख में बदलकर हवा में विलीन हो गई। कुछ समय बाद सबा पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हो गई। उसका चेहरा फिर से पहले जैसा खुशनुमा और जिंदा दिखने लगा। जब आयशा को ये खबर मिली, उसकी आंखों में राहत के आंसू चमक उठे। सबा के ठीक होने की खबर सुनकर आयशा के अंदर जो तनाव इतने दिनों से जमा था, वो अचानक ढीला पड़ गया। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान दिखाई दी। इसके बाद उसने अरीबा से वो बात कही जो उसने अब तक किसी को नहीं बताई थी। मैंने पहली बार किसी भूत को अपने पापा के रूप में देखा था। असल में आयशा के पिता का बहुत पहले निधन हो चुका था और उससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि उनके जाने से एक दिन पहले आयशा ने एक छोटी सी बात पर उनसे बहुत जोर से बहस कर ली थी। ये बात उसके दिल में सालों से कांटे की तरह चुभी हुई थी। वही पछतावा, वही अधूरा प्यार। शायद इसी वजह से वो अपने पिता की आत्मा को देख पाती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता को ये एहसास हो कि वो आज भी उस दुख में फंसी हुई है। इसलिए जब भी उसके पिता धीरे से उसके पास आते या उसे पुकारते, आयशा जानबूझकर अनसुना कर देती थी ताकि वो पास ही रह सके, बस चुपचाप, जैसे वो कभी गए ही नहीं थे। संस्कृति उत्सव का दिन आ गया। सबा भले ही बहुत डरपोक थी, लेकिन आयशा और अरीबा ने उसे जबरदस्ती भूतिया घर में खींच लिया। वही फद भी अंदर आ गया और अरीबा से बातें करने लगा, लेकिन सबा को फद दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सच सामने आया। फद भी उन छात्रों में से एक था जो सालों पहले इस स्कूल की इमारत ढहने की दुर्घटना में मारे गए थे। और असल में ये स्कूल एक ऑल गर्ल्स स्कूल था, इसलिए स्कूल में नजर आने वाले सारे लड़के दरअसल आत्माएं थे। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ दर्द, कुछ अधूरे अलविदा यूं ही दुनिया के दो किनारों से एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं।